दिस इज 92.7 बिग एफएम। आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और हम उस सफ़र के दौरान आपका मनोरंजन करते रहें, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज जिन नई कहानियों से आपका दिल बहलाऊंगा वो कुछ इस तरह है। फिल्म पूरब और पश्चिम के बाद मनोज कुमार ने फैसला कर डाला कि वो अपनी आगे आने वाली फिल्मों में कल्याण जी आनंद जी के साथ कभी काम नहीं करेंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश पत्रकार संघ द्वारा आयोजित एक फिल्म अवार्ड फंक्शन में एब्सेंट होना महंगा पड़ गया एक सुपरस्टार को। साथ ही हमेशा की तरह हमारे रेगुलर सेगमेंट्स दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र को। उसके बाद रीमेड इन इंडिया में बात एक विदेशी फिल्म की, टाइटल इट्स ए वंडरफुल लाइफ। इसे कॉपी करके कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई। और अंत में भुवनेश्वर के हमारे श्रोता मनोज पटनायक का सवाल। तो शुभारंभ मनोज कुमार की सक्सेसफुल फिल्म्स उपकार और पूरब पश्चिम दोनों के ही म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी। पूरब और पश्चिम फिल्म के दौरान मनोज कुमार चाहते थे, प्रोड्यूसर थे, एक्टर थे, डायरेक्टर थे, तो मनोज कुमार चाहते थे कि उनकी फिल्म के गाने रेडियो पर चलें। उन दिनों ये चलन था कि रेडियो पर गाने चलवाने के लिए फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर को पेमेंट करना होता था। दोनों ने, यानी कि कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई ने मनोज कुमार को ये आश्वासन दिया कि जल्द ही वो फिल्म के गाने रेडियो पर सुन सकेंगे, सब कुछ ठीक हो गया है। मगर जब गाने रेडियो पर सुनाई नहीं दिए तो मनोज साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कल्याण जी आनंद जी से जब इस बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि उन्होंने रेडियो में कोई बात ही नहीं छेड़ी थी, तो गाने कहाँ से सुनाई देते। असल में ये जोड़ी इस काम के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। ये बात मनोज कुमार को बहुत बुरी लग गई। उन्होंने कहा कि अगर आपकी मर्जी नहीं है पैसा खर्च करने की तो मुझे पहले कह देते, अंधेरे में रखने की क्या जरूरत थी। हो सकता है कल्याण जी आनंद जी भाई ने सफाई देने की कोशिश की हो, मगर मनोज कुमार कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। बल्कि वो तो फैसला कर चुके थे कि भविष्य में वो कल्याण जी आनंद जी के साथ काम नहीं करेंगे। और ऐसा ही हुआ। यही कारण था संभवतः कि उन्होंने आगे अपने प्रोडक्शन में बनाई शोर, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को उत्तर प्रदेश पत्रकार संघ द्वारा स्पेशल अवार्ड देने का फैसला किया गया। दोनों को इस बात की सूचना पत्र द्वारा कर दी गई। उत्तर में दोनों ने सहमति दे दी। सब कुछ बुक हो गया। फंक्शन में फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत भी आने वाले थे। फंक्शन के दिन शक्ति सामंत तो आए, मगर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पहुंचे ही नहीं। वायदा किया था, तो वायदे के अनुसार फंक्शन में ना आने पर पत्रकार संघ ने दोनों को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। शर्मिला जी ने तो ना आने का कारण बताते हुए उत्तर भेज दिया, मगर राजेश खन्ना की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ये बात पत्रकार संघ को और नागवार गुजर गई। राजेश खन्ना को सबक सिखाने के इरादे से संघ ने यह फैसला किया कि अगले 1 साल तक अपनी पत्र पत्रिकाओं में वो राजेश खन्ना से संबंधित ना तो कोई खबर छापेंगे और ना ही उनकी किसी फिल्म की समीक्षा की जाएगी, रिव्यू लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश फिल्म वितरण और एग्जीबिशन और स्क्रीनिंग के लिहाज से बहुत बड़ी टेरिटरी हुआ करती थी। इसलिए उत्तर प्रदेश पत्रकार संघ के द्वारा लिया गया ये फैसला राजेश खन्ना के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गया। 1 महीना पूरा होने से पहले ही शक्ति सामंत ने मजबूर होकर संघ से बात करके आश्वासन दिया कि राजेश खन्ना अपने व्यवहार पर दुखी हैं, शर्मिंदा हैं और आप अरेंज कीजिए, एक और डेट ले लीजिए और उस फंक्शन में वो पक्का आने के लिए तैयार हैं। लेकिन संघ माना नहीं, तो राजेश खन्ना को लिखित माफीनामा उत्तर प्रदेश पत्रकार संघ को भेजना पड़ा। उसके बाद ही राजेश खन्ना पर लगा बैन हटाया गया। लीला चिटनिस की बात करेंगे।
लीला चिटनिस उस दौर में फिल्मों में आई जब पुरुषों का भी फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। लीला चिटनिस का जन्म 9 सितंबर 1909 को कर्नाटक के कारवाड़ में हुआ। आपके पिता अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की आयु में लीला का विवाह गजानन यशवंत चिटनिस से हो गया। उम्र में पति काफी बड़े थे। 4 बच्चे हुए। विवाह ठीक से नहीं चला और लीला और गजानंद का डिवोर्स हो गया। इसके बाद लीला ने एक नाट्य मनवंतर नामक प्रोग्रेसिव थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसके बाद लीला चिटनिस ने फिल्मों में काम करने के इरादे के तहत बंबई का रुख किया। यहां मैथोलॉजिकल और स्टंट फिल्मों में लीला चिटनिस ने छोटे मोटे रोल करने शुरू कर दिए। 1937 में फिल्म जेंटलमैन डाकू में काम किया तो लोकल टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी फोटो छाप दी। फोटो देखकर लोगों की नजरों में आ गई। प्रभात फिल्म्स की वहां और सोहराब मोदी की जेलर फिल्म मिल गई लीला चिटनिस को। 1939 में प्रभात फिल्म्स ने लीला चिटनिस को फिल्म संत तुलसीदास में अभिनेता विष्णुकांत पागनिस की पत्नी के रोल के लिए साइन किया। फिल्म की सफलता के साथ ही लीला स्टार बन गई। इसी वर्ष बॉम्बे टॉकीज ने लीला को फिल्म कंगन में अशोक कुमार की हीरोइन के रूप में साइन किया। अशोक कुमार के साथ लीला चिटनिस की जोड़ी कामयाब रही और दोनों ने इसके बाद बंधन और झूला जैसी हिट फिल्में दी। 40 के दशक तक लीला ने फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं की। 1948 में आई फिल्म शहीद से लीला चिटनिस की दूसरी पारी की शुरुआत हुई। इसमें लीला चिटनिस ने दिलीप कुमार की मां का रोल करने के साथ साथ राज कपूर की आवारा और बिमल रॉय की फिल्म मां में मुख्य भूमिका सेंट्रल रोल प्ले किया। लीला ने फिल्म नया दौर में वैजंती माला की मां का और फिल्म साधना में उनकी सास का रोल भी अदा किया। 1954 में लीला चिटनिस ने एक फिल्म का भी निर्देशन किया जिसका टाइटल आज की बात में। 60 के दशक में लीला को एक जैसे रोल मिलने लगे। देवानंद ने लीला चिटनिस को काला बाजार, हम दोनों और गाइड में कास्ट किया। गाइड में उनका रोल काफी पसंद किया गया। फिल्म साधना का वो प्रसिद्ध भजन तोरा मनवा क्यों घबराए रे और फिल्म काला बाजार का ना मैं धन चाहूं न रतन चाहूं लीला चिटनिस पर ही फिल्माए गए हैं। 70 के दशक में लीला चिटनिस ने सत्यम शिवम सुंदरम में भी काम किया। 1985 में आई फिल्म दिल तुझको दिया उनकी अंतिम प्रदर्शित फिल्म रही। इसके बाद लीला चिटनिस अपने बच्चों के पास चली गईं अमेरिका। वहां डेनबरी कनेटिकट में 94 वर्ष की आयु में लीला चिटनिस का निधन हो गया। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा महान संगीतकार सी रामचंद्र को। सी रामचंद्र के नाम से विख्यात म्यूजिक डायरेक्टर रामचंद्र नरहरि चितलकर का जन्म 12 जनवरी 1918 को अहमदनगर के छोटे से गांव पुनतांबा में हुआ था। संगीत और अभिनय के दीवाने रामचंद्र ने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और बाद में इसके आगे विनायक बुआ पटवर्धन से संगीत की शिक्षा लेने के बाद रामचंद्र ने नागपुर के श्री राम विद्यालय में श्री शंकर राव सप्रे से संगीत सीखना शुरू किया। फिल्मों में उनकी शुरुआत वाई.वी. राव की हिंदी मराठी फिल्म नागानंद में लीड रोल के साथ हुई। साथ ही उन्होंने मिनर्वा मूवीटोन की फिल्म्स सैदे हवस और आत्मा तरंग में भी छोटे छोटे रोल किए। एज एन एक्टर चले नहीं तो उसके बाद उन्होंने मीर साहब और बुंदू खान जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जुड़ गए उनके साथ। इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर उनकी शुरुआत हुई भगवान दादा की तमिल फिल्म जयक कोडी से। भगवान दादा की ही फिल्म सुखी जीवन सी रामचंद्र की पहली हिंदी फिल्म थी। प्रयोग के तौर पर उन्होंने फिल्म अलबेला के गीत शोला जो भड़के में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का काफ़ी इस्तेमाल किया। बोंगो, ट्रम्पेट, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन।
अच्छा चला। बेनी गॉडमैन के जैज क्लैरिनेट स्टाइल की झलक उनकी फिल्म शहनाई के गीत आना मेरी जान संडे के संडे में बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। शुरुआती फिल्मों में 5 अलग अलग नामों से संगीत देने के बाद फिल्म भक्तराज के बाद से उन्होंने सी रामचंद्र ही नाम अपना लिया, फाइनल कर लिया और इसी नाम से संगीत दिया। सी रामचंद्र के संगीत से सजी कुछ बेहद लोकप्रिय फिल्मों की लिस्ट कुछ ऐसी है: सफ़र, छाया, पतंगा, यास्मीन, तीरंदाज, अनारकली, अलबेला, आज़ाद, नवरंग इत्यादि। हिंदी फिल्मों के अलावा सी रामचंद्र ने मराठी, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी फिल्मों में भी संगीत दिया। 1970 में आई फिल्म रूठा ना करो संभवतः उनकी लास्ट रिलीज फिल्म रही। 1977 में सी रामचंद्र ने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी और अपने 64वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले 5 जनवरी को एक हफ्ता पहले 1982 में मुंबई शहर में सी रामचंद्र का निधन हुआ। इस सेगमेंट में हमने एक महान संगीतकार को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात 1946 में आई विदेशी फिल्म की। टाइटल इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ। न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर में रहने वाला जॉर्ज बेली पिता की मौत के बाद ना चाहकर भी उनके बिजनेस की देखरेख में लग जाता है। बिजनेस में होता नुकसान। इस नुकसान को वो समझ लेता है कि उसका कारण वो ही है। खुद को नाकाम समझते हुए वो क्रिसमस ईव को खुदकुशी करने का फैसला करता है। पुल पे खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि पुल से कूदकर वो अपने प्राण दे दे, उसकी मुलाकात होती है क्लैरेंस नाम के एंजल से, जो उससे बात करता है, उसे बताता है, व्याख्या करता है कि अगर तुमने इस दुनिया में जन्म नहीं लिया होता तो तुम्हारी जिंदगी में शामिल परिवार, दोस्त और समाज पर क्या असर होता। जिंदगी प्रेशस है, उसे ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। सारी बात सुनने के बाद जॉर्ज को समझ आता है कि जिंदगी इतनी बुरी नहीं है जितनी वो समझ रहा था और अब जिंदगी खोना नहीं चाहता है, वो जीना चाहता है। फिलिप वैन की शॉर्ट स्टोरी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट पर आधारित इस फैंटेसी को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था फ्रैंक कापरा ने। इसी कहानी पर आधारित हिंदी फिल्म बनी। हिंदी फिल्म में जॉर्ज का रोल किया राजेश खन्ना ने और एंजल बने राज कपूर। फिल्म के राइटर थे बीरेन त्रिपाठी और बिमल दत्ता। फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। 1978 में ये फिल्म आई थी जिसका टाइटल है नौकरी। भुवनेश्वर के मनोज पटनायक ने प्रश्न पूछा है कि सिंगर मन्ना डे ने अपना आखिरी गीत किस फिल्म के लिए गाया था। तो पटनायक साहब 1991 में नाना पाटेकर द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म प्रहार के लिए स्वर्गीय मन्ना डे ने अपना आखिरी सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। तो नाना पाटेकर मन्ना डे की आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन जब वो मन्ना डे से मिले तो मन्ना डे ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो अब फिल्मों में गाएंगे नहीं, गाना छोड़ चुके हैं। मगर फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत जी के कहने पर, इल्तिजा करने पर मन्ना डे मान गए और उन्होंने ये गीत नाना पाटेकर की फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया। विश्वास करता हूँ कि आपने आज के शो का आनंद उठाया होगा। विराम देना चाहता हूँ। आप सब खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुँचें, यही दुआ है। चलता हूँ, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।